है एवरीवन। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इंडियन मोटिवेशन 570 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को अपनी लाइफ के बारे में एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद उससे आपकी बहुत हेल्प हो। मैं ऐसे मानकर इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है वह है कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन जो वो टैलेंट है उस टैलेंट को एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। अगर उस टैलेंट को जो डायरेक्शन मिल जाए तो इंसान बहुत आगे निकल जा सकता है, बहुत ऊंची बुलंदी पर पहुंच सकता है। अगर उस टैलेंट को एक डायरेक्शन मिल जाए, डायरेक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आज उसी के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से बताता हूँ अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे कैसे एक छोटे से पॉइंट बताऊंगा अपने लाइफ के बारे में कि कैसे कैसे क्या हुआ, और आज मैं आप सभी के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ, वो कैसे खड़ा हूँ, इसका परिवर्तन है क्या, आज इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि 14 नवंबर 1889 को हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है। इसे बोलते हैं चिल्ड्रंस डे, हिंदी में बाल दिवस बोलते हैं उसको। तो वो मनाई जाती है। तो 2021 का दिन था और मैं अपने कॉलेज में था। कॉलेज में हमारे कॉलेज में प्रोग्राम होते हैं, आप सभी देख सकते हो कि पूरे भारत में सभी कॉलेजों में प्रोग्राम किए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया जाता है कि उनको क्या क्या योगदान रहा, उन्होंने क्या क्या भारत को दिया। इस सभी के बारे में डिस्कस किया जाता है समथिंग करके। तो मैं वो दिन था, मैं अपने कॉलेज में बैठा हुआ था, जैसे प्रोग्राम चल रहा, तो वहाँ पर सब बंदे स्पीच देने के लिए जा रहे थे, उनके बारे में कुछ बताने के लिए जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार क्या मैं नहीं दे सकता यार। मैंने सोचा कि यार ये बंदे स्पीच दे रहे हैं वहाँ खड़े हो, क्या यार मैं नहीं दे सकता। मेरे माइंड में ये पॉइंट आया। तो मुझे इस सोच ने बहुत गंभीरता से ली मैंने इस बात को कि यार मैं क्यों नहीं जा सकता वहाँ पर स्टेज पर। ऐसा क्या है उन बंदों में जो मैं वहाँ पर स्टेज पर जा रहे हैं, उनके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा बधाई मिल रही है उनको, तो यार मैं क्यों नहीं जा सकता। मेरे माइंड में ये पॉइंट आया। तो फिर क्या हुआ, मैंने हमारे गांव में प्रोग्राम हुआ 15 नवंबर को। राष्ट्रीय स्पीच हुई। बाहर से आए लोग हमारे गांव में स्पीच देखने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए आए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो चला रखा है, नेहरू युवा केंद्र के नाम से एक संस्थान है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो चला रखा है जिसमें सभी बच्चे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो वहाँ से एक टीम आई। तो हमारे गांव में कंपटीशन था, वो वहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ था वो 14 नवंबर को हुआ था हमारे स्कूल में। तो वहाँ पर 15 नवंबर को था, 14 नवंबर को वहाँ हुआ और 15 नवंबर को वहाँ था। तो मैंने सोचा कि यार मैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं वहाँ पर स्पीच देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने 14 नवंबर की रात थी, मैंने रट्टा मारा, ग फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल, पूरा रट्टा मारा, मैंने पूरा रट्टा मारा। इसी जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर खड़े होकर मैंने रट्टा मारा पूरा। कम से कम मैंने 3 घंटे उस चीज का रट्टा मारा और सुबह उठ के फिर रट्टा मारा। बिल्कुल मेरे माइंड में फिट हो गई। तो क्या हुआ, जैसे शाम के टाइम में स्पीच कंपटीशन था तो मैं वहाँ पर स्टेज पर गया। तो क्या हुआ, मैं वहाँ पर जाकर सब कुछ भूल गया यार। मैं सब कुछ भूल गया। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं हूँ कौन, मैं अपना नाम तक भूल गया वहाँ खड़े होकर। सामने मैंने क्या करा, मैंने कहा कि सर मैं देख कर बोल लूँ। उन्होंने कहा कोई कोई बात नहीं, आप देख कर बोल लो। तो मैंने उसे सामने रखा, मैं देख कर भी नहीं बोल पा रहा यार। मैं माइंड मेरा ब्लैंक हो गया था बिल्कुल। कहा मैं पता नहीं मैं हूँ कौन। ऐसा महसूस हुआ कि मैं खड़ा कहाँ पर हूँ यहाँ पर। मुझे पता ही नहीं था कि यार ये मैं ही हूँ या कोई और है। मैं सब ब्लैंक हो गया वहां पर खड़ा होकर। मैं अपना नाम तक भूल गया। और मैं आपको बताऊं, जितने भी उस पाठशाला में जितने बच्चे थे जहाँ पर कंपटीशन हो रहा था वो सब मेरे पे बहुत हंसे, बहुत हंसे। मैंने वहां से एक चीज डिसाइड की कि मैं आज के बाद कभी स्टेज पर नहीं चढ़ूंगा, कभी नहीं चढ़ूंगा स्टेज पर। इतने हंसे वो मेरे ऊपर, इतने हंसे, बहुत हंसे, बहुत ज़्यादा हँसे वो मेरे ऊपर। और मुझे अपने आप को इतना महसूस हुआ कि यार ये चीज़ तेरे लिए नहीं बनी। मैंने सोचा कि जो स्पीच देते हैं ना बंदे, ये मेरे लिए नहीं बनी ये चीज़, ये तो उन्हीं के लिए ही बनी है जो दे रहे हैं बस। मेरे माइंड में ऐसा पॉइंट आया, क्योंकि जब इंसान कहीं स्टेज पर जा रहा है, वो पूरी रात मेहनत कर रहा है, उस चीज़ का उसको फल नहीं मिल रहा, तो सोचा कि यार बेकार है, मेरे लिए तो चीज़ बनी ही नहीं यार। उसके माइंड में ऐसा पॉइंट आएगा ना, माइंड में उसको ऐसा पॉइंट आएगा यार मेरे लिए तो बनी है, बकवास चीज़ है यार मेरे लिए। तो फिर हमारे गांव में प्रोग्राम हुआ, हमारे सर थे इन्होंने मेरी लाइफ में, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा इम्तियाज सर जी का। और उनका तो मैं शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा योगदान है उनका मेरी लाइफ में। उन्होंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, अब भूल गए आप, चलो कोई नहीं, दोबारा फिर स्टेज पर जाना।
तो उन्होंने मुझे राज़ी किया, मनाया, तो मैं फिर दोबारा स्टेज पर गया। तो मैं जैसे दोबारा स्टेज पर गया तो मैंने बहुत अच्छा बोला वहाँ पर। मैंने बहुत अच्छा बोला वहाँ पर, ना मैं कहीं पर भूला, ना अटका, ना कुछ किया। एक कॉन्फिडेंस के साथ बोला मैंने। मैंने बोला कि यार अब तो कर सकता हूँ मैं यार इस चीज़ को। मैं इस चीज़ को बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मुझे वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स मिले, मैंने बहुत अच्छी स्पीच दी। ऐसे चलते-चलते आगे और अच्छी स्पीच होती गई, और अच्छी स्पीच होती गई, और मैंने अब जाकर अपने कॉलेज में भी स्पीच दे दी। 14 नवंबर को मैंने अपने जा कॉलेज में स्पीच दी। वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बधाई दी कि बेटा आपने बहुत अच्छी स्पीच दी, और सर ने भी बहुत ज़्यादा वो किया। मैंने वहाँ पर अपने उससे मैंने अपना पूरा 100% दिया उस स्पीच में। कुछ गलतियाँ हुई मुझसे कि मैंने थोड़ी उस स्पीच में थोड़ी स्पीड बनाई, और बहुत ज़्यादा स्पीड बनाई मैंने उसमें। वैसे तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी बहुत अच्छी रही उसमें मेरी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत ही गलतियाँ थी, क्योंकि इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। ये तो आप सभी जानते हो कि इंसान कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो मेरा जो उद्देश्य है वे इस वीडियो को बनाने का था वह था कि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि भारत में 85% लोग हैं, उनके अंदर क्लोसोफोबिया पाया जाता है। क्लोसोफोबिया होता है कि वो जाने से डरते हैं। इंसान अपनी लाइफ में 3 चीज़ों से डरता है। पहला आग से, दूसरा पानी से, तीसरा स्टेज पर जाने से। वो डरता है कि यार मैं कहीं स्टेज पे जाकर भूल ना जाऊँ। ये उसके माइंड में सबसे बड़ा डर है, उन दोनों चीज़ों से भी बड़ा डर है। वो बोलता है कि यार स्टेज पर अगर मैं चला गया तो यार क्या होगा मेरा? सब लोग मेरे ऊपर हँसेंगे। मैं आपको बताऊँ, वो जो मेरे ऊपर हँसे थे ना, जब मैंने दोबारा स्पीच दी, उन सबके मुँह मैंने बंद कर दिए थे इसको देकर। मैंने ये ठानी थी कि इन सभी के मुँह बंद करने हैं, और इन सभी के मुँह तभी बंद होंगे जब मैं वहाँ पर खड़ा होकर स्पीच दूँगा। मैंने उन सभी के मुँह बंद करे और एक अच्छी स्पीच दी। आज वो सभी नहीं बोलते मेरे साथ, आज वो सभी तालियाँ बजाते। तो अगर मैं वहाँ पर अगर इतिहास सर ना होते और मैं डर जाता, मैं खुद ही डर जाता कि यार मैं नहीं दोबारा से नहीं जाऊँगा स्टेज पर, तो शायद आज मैं आप सभी के सामने खड़ा ना होता यहाँ पर। मैं बोल ना रहा होता आपके सामने खड़ा होकर, अगर ऐसा हो जाता। रितेश सर का मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा योगदान रहा उनका मेरी लाइफ में। उनको जितना कहा जाए वो काफ़ी कम है, और हमारी फैमिली का भी, हमारे फादर का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा। हमारे फादर तो ये बोलते कि आप लाइफ में कुछ भी कर लो। मैं बोलता उनको कि मैं आईआईटी करूँगा, यूँ बनूँगा, वो बनूँगा, कुछ ही कर लो। उनकी तरफ से कोई वो नहीं है। हमारे कहने का जो मतलब कि हमारे जितना एनवायरनमेंट है मेरा, उसको सभी का मेरे साथ बहुत ज़्यादा योगदान है। तो मेरा जो उद्देश्य है वो है कि अगर आप डर जाओगे लाइफ में, अगर आप ये सोचो कि अगर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा और मैं डर जाऊँगा उस चीज़ से, तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात सच्ची फैक्ट है। आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। कितना ही कुछ कर लो, आपको खड़े होकर तो बोलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, भारत में 85 इंसान ऐसे हैं जो अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और उस ना एक्सप्लेन ना करने की वजह से ना वो बहुत पीछे है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पीछे है वो लाइफ में, नीचे की साइड है, वो नाव की ऊपर साइड। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कहीं पर खड़े होकर बोल नहीं सकते, अगर आप अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि यार मैं किसी कंपनी में जाऊँ और कंपनी मुझे अच्छा पैकेज दे? किस तरह उम्मीद रख सकते हो आप? मुझे समझ में नहीं आती बात यार ये। आप किस तरह उम्मीद रख रहे हो कि यार मुझे ये कंपनी अच्छा पैकेज देगी, अच्छी सैलरी देगी जिससे मैं अपनी फैमिली का वो करूँगा? कैसे सोच रहे हो आप? जब आप किसी कंपनी के लिए जा रहे हो, आप वहाँ टीम को हैंडल नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो कंपनी क्यों देगी आपको? कंपनी आपको 5,000 रुपए में रखेगी वहाँ पर। अगर आपको कंपनी 10,000 रुपए भी दे रही है ना, आप ये सोचो कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है बड़े वाली, कोई छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आप इस चीज़ को सोचो। भाई मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, चलो मेरी ही कंपनी है, ठीक है? मैं अपनी एक कंपनी मानता हूँ, मेरी एक कंपनी है, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है। मेरे पास 2 बंदे आए। एक बंदा आया, उसने बोला कि एक बंदा आया मेरे पास, वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ काम करेगा मेरे आकर, ठीक है? वो हार्ड वर्क करेगा। और दूसरा बंदा आया मेरे पास, वो हार्ड वर्क भी करेगा और स्मार्ट वर्क भी करेगा, और वो मेरी जो टीम है, उस मेरी टीम को हैंडल भी करेगा वो। उस मेरी टीम का एक हैंडल भी करेगा। उसको ये बताएगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, कहाँ पर इसको इस्तेमाल करना है, कहाँ पर जो हमारी कंपनी है उसको कहाँ ऊपर ऊपर की ओर लेकर जाना है। ये चीज़ वो बता रहा है दूसरा बंदा, तो मैं किसे रखूँगा? मैं तो उसी बंदे को रखूँगा ना, जिसके अंदर ये क्वालिटी भी है, वो काम भी अच्छा कर रहा है और मेरी टीम को हैंडल भी कर रहा है। हर एक बंदा ऐसा है वो सिर्फ काम-काम कर रहा है, तो मैं उसे क्यों रखूँगा? आप यहाँ से समझ सकते हो ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम्पल नहीं है ये, एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। क्योंकि अगर आप डरते हो बोलने से, तो आप
उम्मीद मत रखो कि कोई कंपनी हमें बड़ा पैकेज देगी, कोई कंपनी आपको बड़ा पैकेज नहीं देगी। आप किसी भी लाइन में जाओ, अगर आप किसी काम काम की लाइन में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी इलेक्ट्रिक काम पर जा रहे हो, अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हो 24 घंटे, अगर आप ये कंपनी वाले को ये नहीं बता रहे कि जी इस प्रोडक्ट में ये कमी है, तो कंपनी वाला आपको क्यों ऊपर बिठाएगा, क्यों वो आपको ऊपर की ओर ले जाएगा, वो कहेंगे कि नीचे रहे भाई, ऊपर के तेरे कोई काम नहीं है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अपनी बात को किसी को समझा नहीं सकते, अगर आप अपनी बात को समझा नहीं पाओ, क्या उम्मीद रख सकते हो यार? कोई मतलब ही नहीं बनता यार। तो मेरा जो उद्देश्य था, मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल डर गया था। मैंने कहा कि मैं कभी स्टेज पर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर हमारे सर का इतना योगदान रहा कि मैं बार बार स्टेज पर गया। मैं आज 5 जगह स्पीच दे चुका हूँ, जो कि बड़ी बड़ी जगह में स्पीच देकर आ चुका हूँ। 200 बंदों के बीच मैंने अपनी स्पीच दी। जहाँ मैं 5 बंदों के सामने मैं अपनी भूल गया था, वहाँ मैंने 200 बंदों के सामने अपनी स्पीच दी और बोला, अपनी बात को एक्सप्लेन किया। जब भी कंपटीशन होता है मैं इसमें भाग करता हूँ, भाग लेता हूँ, कुछ थोड़ा बोलता हूँ लेकिन बोलता हूँ। हमारे एजुकेशन में जो सबसे बड़ी गलत चीज़ है वो ये है कि हमारे एजुकेशन में सिस्टम ही नहीं है। यहाँ हमारे एजुकेशन में क्या है, हमारे एजुकेशन में ये कम्युनिकेशन स्किल है, एक पर्सनल डेवलपमेंट स्किल है। हमारे क्या होता है, हमारे कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर वहाँ पर ये पढ़ाया जाने लग जाए ना कि आपको कम्युनिकेशन स्किल किस तरह डेवलप करो, आप अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह करो, अगर ये चीज़ें पढ़ाई जाने लग जाए, तो भारत में जो टैलेंट है वो टैलेंट आसमान को छू लेगा। वो भारत में जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज ये बोलती है कि अगर मुझे भारत के आर्मी के जवान मिल जाए तो मैं हर एक देश पे कब्जा कर सकता हूँ, तो दूसरी कंपनी बोल रही है। तो अब यहाँ से आप कितने बड़े, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ज़्यादा बड़े नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन मेरे उससे मैं अपने उससे पूरा 100% दे रहा हूँ इन एग्जाम्पल में। मैं खुद अपनी लाइफ में एनालिसिस किए, मैंने अपनी लाइफ में खुद ऑब्जर्व किए अपनी लाइफ में कि कहाँ पर क्या सही चीज़ हो रही है, कहाँ पर क्या गलत हो रहा है। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किए, मैं वैसे नहीं आपको बता रहा है चीज़। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मेरे जो उद्देश्य है कि आप स्टेज पर जाओ, आप अपने शब्द बोलो, थोड़ा बोल लो, सुर में जाओगे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सुर में जाके बहुत अच्छा बोल सकते हो ना, मैं इस चीज़ का बिल्कुल वो हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि आप सुर में जाओ, मैं क्यों आपको ये कहूँ, मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप अगर सुर में जाके भूलने के नहीं, अब गलतियों को आप कैसे वो करोगे। मैं गलतियों से सीखने वाला, जो गलतियों से सीखता है ना, वो बहुत बड़ा इंसान होता है। हर एक इंसान होता है अपनी गलतियों से नहीं सीखता। अगर वो इंसान अपनी गलतियों से सीखने लग जाए ना कि कहाँ मैंने गलत की, कहाँ मैं शब्द गलत बोला, कहाँ मैंने शब्द को दोबारा रिपीट किया, कहाँ पर मैंने ये किया, कहाँ पर ये किया, अगर वो इस चीज़ को समझ जाए ना, एक अच्छा स्पीकर बन सकता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, एक अच्छा वक्ता बन सकता है। आप अगर स्टेज पर खड़े होकर बोल रहे हो ना, आप सिर्फ आप उन शब्दों को नहीं बता रहे, आप अपनी लाइफ को एक निखार रहे हो, आप अपनी लाइफ को बुलंदियों पर लेकर जा रहे हो। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। मैं बताऊँ आपको, अगर एक इंसान 24 घंटे पढ़ रहा है, एक इंसान सब कुछ कर रहा है, 24 घंटे पढ़ रहा है, वो बुक्स को रट रहा है, वो सब कुछ समझ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो जो पढ़ रहा है ना, उसको कोई भी बाद में जाकर ये चीज़ करनी पड़ेगी, तब उसे जाके ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, उसे वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। और वो जितना पढ़ रहा है ना, वो उसका 50% उसे बाद में उसमें देना पड़ेगा, उस चीज़ में, उस स्किल में देना पड़ेगा। और अगर आप अभी थोड़ा कमज़ोर हो अपनी पढ़ाई में, अगर आप उस चीज़ में अपना 20% भी दे रहे हो ना, आप उस बंदे की बराबरी कर लोगे जो आपके क्लास का टॉपर होगा, पूरे स्कूल का टॉपर होगा, जिला टॉपर होगा, आप उसकी बंदे की बराबरी करोगे। ये मेन पॉइंट है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप स्टेज पर जाओ, अपने शब्दों को वो करो, प्रेजेंट करो अपने शब्दों को, क्योंकि भारत में, जैसे मैंने भी आपको कहा, भारत में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। भारत में इतना टैलेंट है, भरा पड़ा हुआ है भारत का टैलेंट यार, इतना टैलेंट है भारत में। टैलेंट की तो भारत में कमी नहीं है यार, लेकिन उस टैलेंट को एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। अगर उस टैलेंट को डायरेक्शन मिल जाए, हर एक इंसान बुलंदी पर होगा। आप सोच सकते हो, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना बैठा हुआ है, वो क्या वैसे ही बन गया प्रधानमंत्री? दहेज उसे मुफ्त में मिली है, वो प्रधानी नहीं मिली। और एक और चीज़ है, भारत में आपने देखा होगा, अगर कोई रक्षा मंत्री है, उसका बेटा चेयरमैन होगा, उसका बेटा उसी सीट पे नीचे होगा, लेकिन उसी पे सीट पे बैठा होगा।
भारत में ज़्यादा कॉम्पिटिशन, लेकिन एक चाय वाला उठकर कहाँ बैठ गया? सीट पर बैठ गया प्रधानमंत्री। काफ़ी बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, आप उससे प्रधानमंत्री से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। हम क्या करते हैं? हम हर एक इंसान की गलती देखते हैं। अपनी सरकार की गलती देखते हैं, हम कहते हैं कि सरकार यूँ नहीं कर रही, सरकार यूँ नहीं कर रही। हर जगह हम गलतियाँ ढूँढते फिरते हैं। अगर हम उनमें अच्छाई ढूँढने लग जाएँ ना, आपकी लाइफ़ चेंज हो सकती है। आपकी जो थिंकिंग है ना, उसे पॉज़िटिव करो। मैंने आपको पहले बताया कि आपकी थिंकिंग 2 टाइप्स होती है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। अगर आपकी डाइवर्जिंग थिंकिंग होगी, तो बल्ले ही बल्ले हैं आपके। जो मैंने जो मेरा इस वीडियो में जो मैंने शेयर किए, वो मैंने अपनी लाइफ़ में खुद ऑब्ज़र्व करे वो मैंने। मुझे फेलियर बहुत बहुत मिला। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बताऊँ, अभी थोड़े दिन की बात है, मैं कहीं पर गया, रमज़ान की बात थी, पहला रोज़ा था, तो मैं स्टेज पर गया, कुछ तो रोज़ा रखा हुआ था और कुछ वैसे ही मैं वहाँ पर जाकर भूल गया मैं बिल्कुल भूल गया, मैं थोड़ा बोला मैंने, लेकिन मैं बाद में भूल गया, मैं अटक गया वहीं पर। सारा अगर आप कहीं पर अगर आप स्पीच देने के लिए जा रहे हो ना, अगर आप वहाँ पर अटक जाते हो, तो आपका वहीं पर पता चला जाता है कि भाई वहीं जो जजेस बैठे होते हैं वो आपको जज कर लेते हैं कि भाई इस बंदे ने रटा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी स्पीच रट कर मत बोलो। अगर आप रट कर बोलोगे ना स्पीच, तो भूल जाओगे आप। अगर आप स्पीच भूल गए, सारा मामला खत्म हो जाएगा। समझ कर बोल लो ताकि आपको पता भी हो आप किसी के बारे में बोल रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोल रहे हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या-क्या काम किए, क्या-क्या उनका योगदान रहा, कितने साल भारत में प्रधानमंत्री रहे। अगर इसे आप समझ कर बोल लोगे ना, तो फिर अगर आप किसी पॉइंट को भूलते भी हो ना, आप अगले पॉइंट पे एकदम पहुँच जाओगे। अगर आप रट कर बोल रहे हो तो अगले पॉइंट पे आप तभी पहुँचोगे जब पहला पॉइंट पूरा करोगे, उससे पहले नहीं पहुँच पाओगे। रट कर तो कहीं नहीं बोलना चाहिए। अगर आप एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ें चलती है। एक चलती है कि इंसान रट के पढ़ता है, वो दूसरा इंसान समझ के पढ़ता है। जो इंसान रट के पढ़ता है ना, वो बाद में एल्युमिनियम बेचता है, और जो समझ के पढ़ता है ना, वो एल्युमिनियम की कंपनी खोलता है वो। समझ गए? बड़े एग्ज़ाम्पल दिए, कुछ छोटे एग्ज़ाम्पल नहीं है, कि अगर एक इंसान समझ के पढ़ रहा है ना, वो एल्युमिनियम की कंपनी खोलेगा, और अगर एक इंसान रट के पढ़ रहा है, वो एल्युमिनियम कहेगा कि एल्युमिनियम दे दो, फिर बन गया था। तो मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि मैं आपको इसके बारे में बताऊँ कि हम इस चीज़ को निकालें, क्योंकि जब हम स्टेज पर जाएँगे, हम अपनी बात को प्रेज़ेंट करेंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला यार, कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी बात को शेयर करो, अपनी बात को शेयर करो। आप एक काम कर सकते हो, आपके जो दोस्त हो, आपके जो फ्रेंड सर्कल हो, उससे आप बात करो, ठीक है? अपनी बात को प्रेज़ेंट करो और उसे अच्छे से अपनी बात को एक प्रेज़ेंट करो। उनके बाद कुछ ऐसी बात शेयर करो जिससे वो आपसे कि बंदे से आपसे प्रभावित हो रहे हो। ऐसी कुछ ऐसी बात बताओ उन्हें। और जो अब क्या चल रहा है, कॉलेजेस में एक फ्रेंड सर्कल चलता है। मैं आपको बताऊँ, फ्रेंड सर्कल कभी काम नहीं आने वाला, कभी आपके लाइफ़ में काम नहीं आने वाला। ये चीज़ मैटर ही नहीं करती यार। जब आप बड़े हो जाओगे, क्या होता है कि 10th कुछ तो फ्रेंड सर्कल 10th के बाद टूट जाता है। कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई आर्ट्स ले लेता है, कोई साइंस ले लेता है और कोई मैथ्स ले लेता है। तो वहाँ पर बिखर जाते हैं कुछ तो फ्रेंड सर्कल, वहाँ पर टूट 4 जगह टूट जाते हैं। और भी है, टूट जाते हैं, कोई एग्रीकल्चर ले लेता है। 5 जगह आपका फ्रेंड सर्कल टूट गया। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सही भी ले लिया, मैथ्स ले लिया, अगर आप सभी ने, तो 12th के बाद तो सभी अलग-अलग हो जाएँगे, सब बिखर जाएगा ऐसे। जब आप बिखर जाओगे ना, तो फिर आपको फ्रेंड सर्कल नहीं काम आने का। आपकी क्या काम आएगी? आपकी जो एजुकेशन होगी वो आपके काम आएगी। जो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा ना, अगर आपने अपना टाइम उस फ्रेंड सर्कल में दिया है, तो वो बिल्कुल नहीं काम आने वाला। जो आपने एजुकेशन में अपना टाइम दिया है, वो काम आने वाला है। अभी हम सोच ही नहीं रहे, हम फ्रेंड सर्कल बना रहे हैं, हम क्या करते हैं? हम इंस्टाग्राम चलाते हैं। हम क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि यार आज मेरे दोस्त ने बर्गर खाया, मेरे दोस्त ने पिज़्ज़ा खाया, मेरे दोस्त ने ये करा। भाई वो काम नहीं आने वाला तेरे। अगर तू जो लाइफ में बनना चाहता है, अगर तू उसको फॉलो करेगा ना, तो उससे तू मोटिवेशन होगा, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अगर तू शुरू करेगा। ये आपका काम है, ये मैटर ही नहीं करती लाइफ में। अगर आपको अपनी फैमिली को कहीं कुछ दिखाना है, आपकी फैमिली आपसे बहुत उम्मीदें रखती है, तो अगर आपको अपनी फैमिली की उम्मीद तोड़नी है, तो आप फ्रेंड सर्कल बना सकते हो। बिल्कुल बनाओ फ्रेंड सर्कल, क्या दिक्कत है, बनाओ। अगर आपको अपनी फैमिली को, जो आपने आपकी फैमिली ने जो उम्मीदें आपसे लगाई हुई है, अगर आपको उन पर खरा उतरना है, तो आप अपने गोल पर फ़ोकस करो।
फ्रेंड बनाओ यार, दोस्त बनाओ। दोस्त तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्त गलत है, दोस्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम अपना टाइम, जो हमारा एजुकेशन का टाइम, अगर हम उसे दोस्त में निकाल लें, अपनी यारी में निकाल लें, तो किसी फ़ायदा नहीं है, कोई मैटर ही नहीं करता यार। लाइफ में जब आप आगे जाओगे वो चीज़ मैटर ही नहीं करने वाली। मैटर आपकी एजुकेशन करेगी, मैटर आपकी पढ़ाई करेगी, कोई और चीज़ मैटर करने ही वाली नहीं। तो मेरा जो कहने का मतलब था वो ये था कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। देखो कि भारत में कितना कंपटीशन डेवलप हो रहा है। मैं आपको बताऊं, वुमेन भारत में 85, जो वुमेन है भारत में वो बहुत ऊंचाइयों को हासिल कर रही है, और जो मैन है वो नीचे जाते जा रहे हैं। इसका जो समस्या है वो आपसे भी जानते हैं कि क्या समस्या है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम अपना टाइम है ना, हम फालतू टाइम में निकालते हैं। अभी चलो इधर घूमने चल रहे हैं, अभी इधर घूमने चल रहे हैं, अब पहाड़ों में घूमने चल रहे हैं, अब मंसूरी घूमने चल रहे हैं, अब हिमाचल घूमने चल रहे हैं। तो सारा टाइम इसमें बर्बाद कर रहे हैं। भाई ये टाइम आएगा तेरे पास, और जो टाइम आएगा तेरे पास, जब घूमने का टाइम आएगा, तो ऐसा टाइम आएगा कि और किसी के पास वो टाइम नहीं होने का। अभी तो फैमिली का पैसा बर्बाद कर रहे हो, उसके अलावा क्या हो, क्या रहा है, लाइफ कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को समझो और आगे बढ़ो। तो मैं इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।